गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग का फिर से स्वागत है। और टॉपिक क्या है तो साइंस एंड टेक का है और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम लोग कर क्या रहे थे तो हम लोग बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज साइंस एंड टेक हमारा यूनिट है। तो इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। इससे पहले भी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, इको के कुछ क्वेश्चन और भी बहुत तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं। और आज ज्योग्राफी में है नया क्वेश्चन क्या है देखिए कि क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की व्याख्या कीजिए। व्यवस्था कहाँ से, भारत में व्यवस्था हो ही न सका आज तक, सही तो हम लोग अपने से कैसे कोई बना सकता है इसको। साथ ही यह भी बताइए कि क्या भारत क्रायोजेनिक तकनीक में आत्मनिर्भर है। इसरो द्वारा वर्तमान में किस उपग्रह को ले जाने में इस तकनीकी इंजन का प्रयोग हुआ है बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल, इसमें कुछ शब्द आया है, जैसे देखिए यहाँ पर क्रायोजेनिक। क्रायो मतलब क्या होता है, खूब ठंडा। देखिए यहाँ पर क्रायो शब्द अत्यधिक निम्न तापमान को इंगित करता है। इस ताप पर पदार्थों का व्यवहार बदल जाता है, अतः कार्य करना दुरूह हो जाता है, मतलब बहुत कठिन हो जाएगा। रॉकेट इंजन तो अति ठंडे क्रायोजेनिक प्रणोदकों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर का परत, पहला परत है स्ट्रेटोस्फेयर या इसको कहिए ट्रोपोस्फेयर, या क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज कहिए इसको। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर गर्मी है, लेकिन उसके ऊपर जाते हैं जब हम लोग समतापमंडल, ये दूसरी परत, तो उसको क्या कहा जाता है, समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। तो वह क्या है, वहाँ पर तापमान पहले नीचे से जाएंगे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में तो तापमान बढ़ेगा, फिर जब उसके ऊपर जाएंगे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, नाम ही है समतापमंडल, लेकिन वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के अनुपात में तापमान घटना शुरू हो जाता है। और यही प्रक्रिया फिर उसके ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, यह मध्यमंडल कहिए तो मध्यमंडल, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर तापमान फिर बढ़ना शुरू करेगा। फिर आयन मंडल, तो वहाँ पर तापमान घटेगा और बहिर्मंडल में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो जब हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल का तापमान जो हम लोग देखते हैं कहीं 30 डिग्री कहीं 20 डिग्री, औसत पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई के साथ है, प्रत्येक 165 मीटर की हाइट जाने पर क्या होगा कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। तो यही कारण है कि पहाड़ों की चोटी जब 4 किलोमीटर या 4000 मीटर या 4500 मीटर की जब ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पर हिम रेखा आरंभ हो जाती है। तो जब पृथ्वी से कोई सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है तो 4 किलोमीटर के ऊपर ही वह 0 डिग्री सी, और ऊपर जब वह ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करता है तो उस समय माइनस में टेम्परेचर रहता है, माइनस में बहुत निम्न ताप शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह के जो सामान्य इंजन है वह कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है कि जो निम्न ताप पर भी काम कर सके। और रॉकेट इंजन तो अति ठंडे क्रायोजेनिक प्रणोदकों का प्रयोग करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं। यह विधि क्रायोजेनिक प्रणोदक ये कहलाती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए क्या क्या होगा। पहला, भारी पेलोड। पेलोड मतलब क्या, इसको वजन उठाने की क्षमता। अगर कोई वेट लिफ्टर है, अगर वह एक बार में 150 kg वेट उठाकर कहीं ले जा सकता है तो वो उसका पेलोड हो गया। इसी तरह सैटेलाइट की जो भार करने की जो क्षमता है वो उसका पेलोड है। तो भारी पेलोड क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता के बगैर नहीं भेजे जा सकते। क्रायोजेनिक इंजन कभी भी शुरू और बंद किए जा सकते हैं। यह अंतरिक्ष अभियान की महत्वपूर्ण जरूरत है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग दिवाली के समय में जो रॉकेट छोड़ते हैं इस तरह से बोतल में रखकर एक रॉकेट रहता है, वह क्या है, वह तो सिंपल उसमें बारूद का इस्तेमाल होता है। उसको हमारे पास क्या अधिकार है कि उसको बस एक बार उसको हम लोग जला दे सकते हैं, जलेगा बस वह चला जाएगा, लेकिन उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। उसका ऐसा नहीं कर सकते हैं रिमोट से कि उसका इंजन बंद कर दे, फिर मन हो तो फिर उसको छोड़ दे। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन होगा वह लिक्विड फॉर्म में है, अतः हम उसको बंद कर सकते हैं या फिर उसको पुनः चालू कर सकते हैं। आगे देखिए, यह प्रदूषण मुक्त होते हैं। चलिए, कहीं भी न कुछ समझ में आए तो इतना तो लिख सकते हैं कि वह इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि वाष्प ही वातावरण में शेष रह जाती है। अतः वर्तमान समय में क्रायोजेनिक इंजन की मांग बढ़ रही है। इसमें द्रवित क्या होगा क्रायोजेनिक इंजन में, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन क्या है, दहन में सहायक है, हाइड्रोजन क्या है, दहनशील है। लेकिन ये दोनों तो गैस में है, तो गैस इतनी विरल माध्यम में है तो उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन अगर इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाए, जिस तरह से एलपीजी के बर्तन होता है, एलपीजी लिक्विड सिलेंडर, और उस तरह से इसको पैक कर दिया जाए तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा। बात है वही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसमें द्रवित रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा, जलने से जल यानी पानी निकलेगा, तो पानी निकलेगा, O2 निकलेगा, तो क्या होगा, सॉरी O2 नहीं H2O, तो पानी का निकलेगा और यह भी वाष्प के रूप में, अतः यह प्रदूषणशील नहीं है, जिससे इसे अति विशिष्ट उछाल प्राप्त होती है, यानी थ्रस्ट प्रदान होता है। थ्रस्ट मतलब क्या, जब हम लोग रॉकेट जो लॉन्च होता है उसका देखते हैं कि अब लॉन्च होने वाला है, तो क्या होता है, सबसे पहले नीचे आग लगता है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर गैस निकलेगा और क्या होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि इंजन से निकलने वाली गैस उच्च ताप व दाब पर होती है, गर्म गैस प्रसारित होते समय उछाल प्रदान करती है, यही क्या है, तो थ्रस्ट की प्रक्रिया है। आगे देखिए, लेकिन जो एक क्रायोजेनिक इंजन है, ये बहुत सुनने में तो इतना अच्छा लग गया, लेकिन इसके विकास की क्रिया पेचीदा है, विकास की समस्या है, भारत के लिए भी समस्या है। इंजन निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ उच्च ताकत का होना चाहिए, वजन अनुपात का ख्याल रखना चाहिए, ढांचा बनाने में सरल हो, बेहतर मैकेनिकल तथा भौतिक गुणों से युक्त तथा सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई और काम, कोयला जलाने से अगर हम 1 रुपया में कोई काम कर सकते हैं और यह ईंधन जलाएंगे यहाँ पर, तो ये हमें मान लेते हैं 10 करोड़ रुपया लग जाए। अब इसका जीरो ही समझिए कितना जीरो अधिक होगा, तो क्या वो लाभदायक है, वही वाली बात है। आगे देखते हैं, उपकरण तथा सुरक्षा तंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग ठंडे उसको एसी में रख दिए और जब टंकी फुल हो तो वहाँ पर हमारा कूलिंग सिस्टम फेल कर जाए और यह ज़बरदस्ती से इसको हम लोग लिक्विड किए हुए हैं, लेकिन जब तापमान में आएगा तो गैस बन जाएगा और गैस होगा तो क्या होगा, यह विस्फोट कर जाएगा। क्रायो इंजन का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं केवल बना लिए तो काम हो जाएगा, इसे उपतंत्रों के साथ काम करना होता है। दाब हमेशा 300 बार तक उच्च रखना होता है। भरने और खाली करने के यंत्र इसी कम ताप और उच्च दाब पर करने होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रणोदकों तथा ऑक्सीकारक का सही अनुपात भी तो सुनिश्चित होना चाहिए, यानी इसके लिए बहुत ही खासी एक्सपर्टीज चाहिए। और आगे देखिए, क्रायोजेनिक इंजन के परीक्षण हेतु वास्तविक निर्वात परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न करना बेहद कठिन है। क्रायोजेनिक इंजन का टैंक भरना भी एक विशद और जटिल प्रक्रिया है। अब आगे देखिए, भारत में क्रायोजेनिक तकनीक। दिसंबर 2018 को भारत के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोशन यान यानी GSLV की बात हो रही है। GSLV की 12वें उड़ान संपन्न हुई थी। इनमें से 6 उड़ानों में इसरो ने रूस द्वारा प्रदत्त क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया था। पहले क्या बात थी कि पहले बात हुआ था कि रूस से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और भारत सरकार ही, जो सुनते हैं हम लोग, क्या नाम उसका, सॉरी, कावेरी इंजन, क्या नाम सुने थे हम लोग, कावेरी इंजन, वही वो क्रायोजेनिक इंजन का ही एक फॉर्म है जो भारत सरकार बनाना चाहती थी। उसके लिए हुआ था कि रसिया, पुतिन वाला रसिया भारत को क्या करेगा, तो वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देगा और भारत में ही क्रायोजेनिक इंजन बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका, आज के अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका, USA के दबाव में आकर रूस ने इनकार कर दिया। लेकिन रूस तो रूस ही ठहरा, वो तो भारत को कुछ न कुछ बहाना निकाल कर, जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को कुछ न कुछ देते रहते थे, वही वाली बात है। तो क्या किया रूस ने कि भारत को, चलो भाई हम तुमको कुछ इंजन ही दे देते हैं, तो भारत को लगभग 7 इंजनों की ही आपूर्ति कर दी, क्रायोजेनिक इंजन। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर उतने दक्ष इंजीनियर थे जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते और बना लेते, तो देखिए क्या हुआ। 6 उड़ानों में इसरो ने रूस द्वारा प्रदत्त क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया था, जबकि शेष 6 उड़ानों में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। 15 अप्रैल 2010 में पहली बार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह प्रयास क्या हुआ, असफल हो गया। इसके लगभग 4 वर्ष पश्चात 5 जनवरी 2014 को इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-14 को भू स्थिर कक्षा में
सफलतापूर्वक स्थापित किया। और क्या हुआ, तो भारत अब क्रायोजेनिक तकनीक में संपन्न हो गया। तो आगे देखिए जीएसएलवी के काम। तो वर्तमान में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कर इसरो की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जैसे जीएसएलवी F-05 से 8 सितंबर 2016 को इनसेट 3DR का सफल प्रक्षेपण किया गया। जीएसएलवी F-9 से 5 अगस्त 2017 को जीसैट 9 से दक्षिण एशिया उपग्रह, पहले इसका नाम क्या था, सार्क सैटेलाइट, लेकिन पाकिस्तान मना कर दिया कि हमें न चाहिए। तो पाकिस्तान को ना चाहिए तो क्या नाम इसका हो गया, तो इसका नाम हो गया साउथ एशियन सैटेलाइट, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया। क्लियर है। और 5 जून 2017 को देश का अब तक का सबसे बड़ा व भारी जीएसएलवी मार्क 3 का परीक्षण किया गया था। इसके द्वारा संचार उपग्रह जीसैट 19 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 19 मार्च 2018 को जीएसएलवी F-8 से जीसैट 61 का सफल प्रक्षेपण किया गया। और जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो पहले पीएसएलवी था, पोलर सैटेलाइट, वह क्रायोजेनिक इंजन उसमें प्रयोग नहीं होता। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो भारत सरकार जीएसएलवी में करती है, जीएसएलवी यानी लॉन्च व्हीकल। क्लियर है। तो जो मंगलयान, इस बार जो चंद्रयान गया था, चंद्रयान 2, वह भी जीएसएलवी MK3, क्या नाम है इसका, MK यही मार्क 3, और आगे लग जाता है इसके MKI 3 से प्रक्षेपण किया गया। इसको, यह वजन इसका लगभग 200 टन होता है, और इसको लोग कहते हैं क्या, भारत सरकार कहते हैं ये छोटा हाथी, बाहुबली, बहुत कुछ नाम देते हैं। ये दूसरी बात है कि जहां भारत अब तक 5 टन का भी सैटेलाइट नहीं भेज पाया है, वहीं दुनिया के बहुत सारे कंपनी देश जैसे चाइना, USA, और USA की कंपनी, एलन मस्क की कंपनी, चाहे जापान के बहुत सारे, जापान की जो एजेंसी है, ये तो बहुत भारी भरकम उपग्रह और पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो चुके हैं। और भारी भरकम पेलोड भेजने के लिए भारत को भी जीएसएलवी इंजन का विकास आवश्यक है। और यह जीएसएलवी का विकास किस पर निर्भर करेगा, कि क्रायोजेनिक इंजन की सफलता पर। अतः भारत का प्रयास अच्छा है, और भारत अभी लगा हुआ है, और भविष्य में सक्षम हो जाए। आगे देखिए, क्रायोजेनिक इंजन के विकास से भारत में अब मानव सहित अंतरिक्ष यान भेजना संभव हो सकेगा। जीएसएलवी मार्क 3 का विकास इसी उद्देश्य से किया गया है। जीएसएलवी यान अंतरिक्ष में इसरो के लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है। इसके स्वदेशी विकास से हम दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में खड़े हो गए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तो अब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।